नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इंपोर्ट टेंशन का किचन कनेक्शन, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल आज इसलिए क्योंकि इस साल देश में खाने के तेल का इंपोर्ट बिल 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। 63% का इजाफा हुआ है 2020-21 में और 1,17,000 करोड़ रुपए के मूल्य का खाने का तेल का इंपोर्ट हुआ है। आप सोचिए कि जो तेल आप खा रहे हैं उसके लिए हमने विदेशों को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा चुकाया है, जो हमने इंपोर्ट किया है। और ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो तेल की खपत करते हैं, जो हम तेल खाते हैं, उसका 65% से ज़्यादा का हिस्सा विदेशों से आता है। और यही वजह है कि जब भी भारत में इंपोर्ट की कवायद तेज होती है, इंपोर्ट बढ़ने की बात होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाते हैं। लिहाजा दाम बढ़ने का खामियाजा हमें प्राइस के लिहाज से भी और इंपोर्ट बिल के लिहाज से भी भुगतना पड़ता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के। और साथ ही सुरेश मोटवानी हैं, हेड वेज ऑयल्स सॉलिडेरिडैड, जो कि पाम ऑयल पर जिनका बहुत ग्लोबली बहुत बड़ा काम है, उसके वेज ऑयल के हेड हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत, सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, चूँकि आप लगातार इस मुद्दे पर लिखते भी आए हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इम्पोर्ट हुआ है सर 2020-21 में एडिबल ऑयल का, 1,17,000 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट 63% ज़्यादा है। इसको आप कितना अलार्मिंग सिचुएशन मानते हैं? एक तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर बोझ पड़ना ही है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत चिंता वाली बात है। उस लिहाज से आपका रिएक्शन क्या होगा इन आंकड़ों पर? देखिए, पिछले 1 साल में हमने देखा कि ग्लोबल प्राइसेस तीनों चारों पाम ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो काफ़ी बढ़े हैं। क्रूड पाम ऑयल 61% बढ़ा पिछले 1 साल में, ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। सोयाबीन 45% बढ़ गया और सनफ्लावर यूक्रेन से आता है तो 30% बढ़ गया। इसी बीच में अगर आप पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में, तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के प्राइसेस $25 गिर गए थे, अब वो $80 हैं। तो जाहिर है कि इंडिया के इंपोर्ट पे उसका असर तो पड़ना ही था। और क्योंकि हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारा इंपोर्ट बिल 1,17,000 करोड़ पहुंच गया। असल जो इसमें चीज है देखने की वो ये है कि हम अपने इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, उस पर अगर आप बातचीत करेंगे तो हम आगे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, क्योंकि ये बात आपने ठीक कहा, क्योंकि भारत में जो खपत होती है, जो कंजम्पशन है ऑयल का, उसमें से 65% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा वहाँ दाम बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आना ही है इंपोर्ट बिल के ऊपर। लेकिन मेहता जी, आप ज़रा बताएं कि चूँकि आप लोग लगातार डेटा को यहाँ पर रिलीज करते हैं, क्या मतलब इसको अगर कम करने की बात हो रही है जिस तरह से कि कैसे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो, तो आप लोगों ने क्या रोड मैप सुझाए हैं? क्योंकि आप देखिए कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अगर हम सिर्फ एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में खर्च कर दें, क्रूड का इंपोर्ट का बिल अलग है, गोल्ड का अलग है, तो फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात है सर। क्या रोड मैप होना चाहिए? रोड मैप यही होना चाहिए कि स्लोली अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी चाहिए और कम करने के रोड मैप क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने ऑयल पाम के लिए 11,000 करोड़ का एक रोड मैप दिया है, इसी तरह से ऑयल सीड के लिए भी एक रोड मैप देना चाहिए। 5 साल का प्रोग्राम है तो 10 साल का प्रोग्राम, और कैसे अपनी जो डिपेंडेंसी 65% है उसको 15-20% पे कैसे लाए 10 साल या 15 साल में, वो रोड मैप बनना चाहिए। और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, जो कम से कम 2 साल से हम बात कर रहे हैं, आज भी अनाउंस नहीं हुआ है। उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और उसे जितना जल्दी हो इतना फंड, उसमें ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए, ताकि हमारा फोकस है प्रोडक्टिविटी पर चले। अगर जब तक हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होने वाली। आज हमारी प्रोडक्टिविटी 1000 से 1100 किलो पर हेक्टर है, जबकि वर्ल्ड की एवरेज 2200 किलो है। और अगर हम लेटिन अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए की बात करें तो 3200
किलो की पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी अगले 5 साल में जो 1000 किलो है, 1000 किलो से हर साल इफ वी कैन डू 100 किलो पर हेक्टर पर ईयर, और अभी हम 26 मिलियन हेक्टर में ऑयल सीड उगाते हैं, तो क्या होगा? 26 मिलियन में 30 मिलियन ऑयल सीड बनता है, 45 मिलियन तक पहुंच सकते हैं 5 साल में। उसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, 1987 में हमारी प्रोडक्शन था 12 मिलियन। अच्छा। अभी टेक्नोलॉजी मिशन का इन्वॉल्व किया गया था टेक्नोलॉजी, और 5 साल में 12 मिलियन से 22 मिलियन हुआ था। क्या जरूरत? अभी वी हैव टू रिपीट द हिस्ट्री। अगर 87 टू 92 में अगर 12 से 22 जा सकते हैं, तो अब 30 से 45 क्यों नहीं जा सकते हैं? उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए फोकस चाहिए, तो वो जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन तो जरूरी है। राइट, लॉन्ग टर्म विजन आप कह रहे हैं कि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले और चिंता पैदा करने वाले आंकड़े हैं। लेकिन मोटवानी जी, चूंकि आप लोगों का ग्लोबली पाम ऑयल के ऊपर बहुत काम है सर, और इंडिया में भी पाम तेल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, 15% इंपोर्ट बढ़ा है पाम ऑयल का 2020-21 में, और 83 लाख टन से ज़्यादा का इंपोर्ट हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाम ऑयल पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत के अंदर कितना पोटेंशियल है, चूंकि आप लोग ग्राउंड पर काम करते हैं और यहाँ पाम की खेती के लिए सरकार ने भी प्रोत्साहन देने का काम किया है, कितना पोटेंशियल इंडिया में देख रहे हैं सर? अगर पाम की खेती के ऊपर ही अगर हम फोकस कर दें तो बहुत हद तक हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी। मोटवानी जी। जी झा साहब, मुझे लगता है हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। बात तो पाम ऑयल की तो है ही, ह्यूज पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे। काफ़ी सारे स्टेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला बड़ा बेल्ट है, इसके अलावा जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्कोप है। ये तय बात है कि पाम के लिए काफ़ी सारा पोटेंशियल है। 2 मिलियन हेक्टेयर तक का ज़मीन है जो कि ऑलरेडी टेक्निकली आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जहाँ पे कि अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो अच्छी तरह से लिया जा सकता है। पर इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए रहेगा। लॉन्ग टर्म में हम लोगों को जो डिपेंडेंसी कम करना है, इसके लिए जो हमारे जो स्वयं के भी जो एडिबल ऑयल्स हैं, चाहे वो सनफ्लावर है, सरसों है, सोयाबीन है, जो काफ़ी हद तक होता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ये कहता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है बढ़ाना पड़ेगा। 1 टन एवरेज आ रहा है पर हेक्टेयर से ऑयल सीड का, वो बढ़ के 2-3 टन पर हेक्टेयर होने का पूरा पोटेंशियल है। हमारे पास तकनीकी उपलब्ध है। एक्सटेंशन सिस्टम्स को बढ़ाना है, जैसा अभी मेहता साहब ने बताया, अलग से स्कीम रहेगा। जब इस तरह के प्रोत्साहन को मिला जाएगा किसानों को तो यकीनन फर्क पड़ेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे पास में काफ़ी डिग्रेडेड लैंड है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 90 मिलियन हेक्टेयर भारत में भी जो डिग्रेडेड लैंड है, जहाँ पे किसी भी तरह का फसल नहीं हो रहा है, उस दिशा में भी एक स्पेशल मिशन शुरू किया जा सकता है जो कि एडिबल ऑयल के लिए काम करे। और पोटेंशियल पूरा है, क्लाइमेट वाइज हम लोग पूरा फुलफिल करते हैं जो ये खेती के लिए चाहिए। पाम का जो एजेंडा है, मैं कहूँगा कि शुरुआती तौर पे थोड़ा सा हम लोगों ने संभलना पड़ेगा। जब हम प्रमोट कर रहे हैं पाम ऑयल को इंडिया में, तो जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसानों की शुरुआती लागत से रिलेटेड हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम को भी घोषित किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका आने वाले 5 से 10 सालों में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ना है, जो कि हम सब लोग जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको मिलके काम करना पड़ेगा इस दिशा में। जी यस, तो आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल है, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन सिराज जी, अब जरा आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक तो ये बात कही जा रही है कि प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाए ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो। इसके अलावा सर आप और क्या फार्मूला बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ये होता है कि पॉलिसी की वजह से भी हमें नुकसान हो जाता है। जब इम्पोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर कमी होती है तो उसका फ़ायदा होने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाता है, तो आपका एक तो इम्पोर्ट बिल बढ़ गया और कंज्यूमर को भी उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो पॉलिसी लेवल में आप क्या बदलाव आपके हिसाब से होना चाहिए ताकि मतलब हम कुछ हद तक इस पर काबू पा पाए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले उत्पादन बढ़ाने की जहां तक बात है, तो कई बार इस पर डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी पॉलिसी पेपर्स लिखे गए हैं। इकोनॉमिस्ट बार बार ये लिख रहे हैं कि देश के उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पश्चिम में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो धान का उत्पादन हो रहा है, उस एरिया को कम करके हमें धीरे धीरे ऑयल सीड्स की तरफ लाना चाहिए। यहाँ पर पहले सरसों उगाई जाती थी रबी में,
तो रबी में सरसों उगाई जा सकती है अगर उसका प्रोक्योरमेंट हो और किसानों को उसका वाजिब दाम इंश्योर किया जाए। ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज हुई कंज्यूमर को मदद करने की। देखिए, डीबीटी के बारे में बहुत कुछ बात होती है, बड़े बड़े क्लेम होते हैं कि जैम ट्रिनिटी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है कि हम गरीब लोगों को खाने का तेल बढ़ने की वजह से अगर हम कोई सीधे उन्हें मदद देना चाहें तो हम उन तक पहुंच सकें डीबीटी के माध्यम से। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है कि हम उन तक पहुंच सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने पिछले साल, देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो ये कहा था हम 1 किलो दाल देंगे। वो बहुत इनएफिशिएंट तरीका है लोगों तक पहुंचने का। तो गवर्नमेंट को इसका डेटाबेस तैयार करना चाहिए जिससे कि हम अगर दाम बढ़ते हैं तो हम सीधे कैश असिस्टेंस गरीब लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। और जो बात आपने मस्टर्ड की खेती की कही वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉप के पैटर्न को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सालों से वही खेती हो रही है, कोई R&D नहीं है कि यहाँ पर और क्या पोटेंशियल है। जो बात सिराज जी ने कही बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बिहार से आता हूँ और हमारे इलाके में भी मस्टर्ड की खेती होती थी, लेकिन अब वो खेती दिखती नहीं है, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन मेहता जी, आप एक बात बताएं सर, उत्पादन अपनी जगह है, उसके ऊपर काम अभी कुछ शुरू हुआ है और बहुत बड़ा काम अभी होना चाहिए और आगे होगा। लेकिन आप जरा बताएं कि जब हम तिलहन की खेती की बात करते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता है कि कई बार किसानों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं खेती करेंगे प्राइस ठीक मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, कब क्रैश हो जाएगा, कब इंटरवेंशन हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, किसानों को अच्छा भाव मिले, प्रॉपर प्राइस मिले, इसकी गारंटी के लिए क्या होना चाहिए? और उसके लिए पहले भी हमने सुझाव दिया था, जब भी प्राइस नीचे गिर रही है तभी गवर्नमेंट को बफर स्टॉक कर देना चाहिए ताकि किसान के दाम, एक जो दाम मेंटेन हो जाए, और जब भी दाम ऊपर बहुत चले जाए तो बफर स्टॉक से आप रिलीज कीजिए। चाहे आप ऑयल सीड के बफर स्टॉक कीजिए, चाहे आप ऑयल के बफर स्टॉक कीजिए। बफर चाइना भी वही कर रहा है कि बफर स्टॉक क्रिएट करके रखता है, जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो बफर स्टॉक से रिलीज करते हैं, और नीचे है तो गवर्नमेंट खुद बफर स्टॉक करती है। वो एक ही जरूरी है ताकि एक स्टेबलाइज प्राइस लेवल हो जाए, किसान को भी सही दाम मिले। ओके, एक बड़ा जरूरी है। दूसरा एक पॉइंट भी जो आप मैं बताना चाहता हूँ, सिराज साहब ने भी बताया, जो मस्टर्ड की जो पंजाब हरियाणा में जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसके लिए हो सके तो 1 या 2 साल एडिशनल MSP देनी चाहिए कि पर हेक्टर 10,000 रुपया पंजाब या हरियाणा का किसान को दे दीजिए फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वीट टू द मस्टर्ड। अगर 2 साल भी ये कर दिया तो डेफिनेटली पंजाब और हरियाणा के किसान इतने मजबूत है, तो तीसरे साल आपको कुछ मदद करने की जरूरत नहीं है। और जो नॉर्मली जो प्रोडक्शन है मस्टर्ड का 12 से 1400 किलो, पंजाब में 200-2,500 किलो आराम से मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब के देखा है हमने, गेहूं में देखा है, बाकी में भी धान में देखा है। तो एक जरूर है। एक तीसरा जो आपने एक शुरुआत में सवाल किया था, अपने पास नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस भी है, जैसे राइस ब्रान है। राइस ब्रान का पोटेंशियल कम से 20 लाख टन है, आज हम 10 लाख टन ही पैदा करते हैं। हमारे पास है ट्री बॉर्न ऑयल सीड, 5 लाख टन का पोटेंशियल है, हार्डली 50,000 पैदा करते हैं। कॉटन सीड ऑयल 18 लाख का पोटेंशियल है, आज 12 लाख टन है। तो यहाँ तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, खाली रॉ मटेरियल कैनलाइज करके लाना है ताकि ये प्रोसेस हो। बताइए, तो ये सारे, तो उसमें भी 2 मिलियन टन आपको एडिशनल ऑयल 3 साल में मिल सकता है। तो ऐसे काफी, तो नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड और एडिबल ऑयल का जो हमने किया, काफी अपने सुझाव दिया है हमने कि कहाँ से अपने तेल की उत्पादन या तो अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर वो कर दिया तो एक लॉन्ग टर्म में एक सॉल्यूशन निकलेगा कि हम कैसे अपनी डिपेंडेंस कम करते जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जो बात मेहता जी ने कही कि 2 मिलियन टन का पोटेंशियल तो हमारे पास रेडी है, मतलब रॉ मटेरियल है। जैसे राइस ब्रान ऑयल का आपने जिक्र किया, कॉटन सीड ऑयल का जिक्र किया, ये रॉ मटेरियल है, इससे सिर्फ ऑयल बनाना है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है। अगर उसके ऊपर काम हो तो 2 मिलियन टन का इंपोर्ट तो आप वैसे ही कम कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, और इसके ऊपर पॉलिसी मेकर को, इंडस्ट्री को सोचना चाहिए गंभीरता से। लेकिन मोटवानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस बार का जो इंपोर्ट बिल जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमने खर्च कर दिए हैं तेलों के इंपोर्ट पे, और मतलब ये अगर इसको और कंज्यूमर की भाषा में करें बात, तो 1,17,000 करोड़ का हमने इंपोर्टेड ऑयल खाया है,
और जो इंडिया में पैदा हुआ है वो अलग है 35%, जो हमारी 60-65% की डिपेंडेंसी है, और 35% का खर्च अलग है। तो एक उभरती हुई इकोनॉमी के लिए जहां पर पेंडेमिक को लेकर इतनी चिंता है, वहां पर इतनी बड़ी रकम इंपोर्ट में, और वो भी ऑयल के इंपोर्ट में खर्च हो जाए, तो ये चिंता वाली बात है। इसमें बड़ा विलेन का रोल प्ले किया है पाम तेल ने। पाम तेल के दाम चूंकि इंपोर्ट फिगर में नहीं बढ़े हैं, आंकड़ों में इंपोर्ट नहीं बढ़े हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे और पाम ऑयल के दाम दोगुने हो गए। उसका बड़ा खामियाजा हम लोगों ने भुगता है सर। इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम तेल के दाम बढ़ जाते हैं जब भी हमारे यहाँ इंपोर्ट को लेकर कुछ हलचल होती है। वहां पर कुछ कीजिए, आपकी तो वहां पर भी पहुंच है, आप लोग वहां भी काम करते हैं, और क्यों बढ़ जा रहे हैं पाम तेल के दाम, और अभी क्या कुछ राहत मिलेगी क्या उसमें, ताकि हमें भी कुछ राहत मिले? मोटवानी जी। जहाँ साहब आप कह सही रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा क्लियर कर लूं कि पाम को दोष देना सही नहीं रहेगा। जिस देश में हम अपने खाने के तेल के लिए 60 से 70% डिपेंडेंसी हो दूसरे देशों पे, और वहां पे अगर वो तेल हो रहा है तो मार्केट तो उनके हिसाब से चलेगा। तो मुद्दा जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी का है कि हमारे यहाँ पे जो डिमांड है उसको कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज के साथ में। अब ये कहना भी सही नहीं है कि ऑयल खाना बंद कर दो या कम कर दो। ग्रोविंग इकोनॉमी है, लोगों का कमाई बढ़ रहा है, और हमारी भारत में जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हम जानते हैं कि तेल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो मुद्दा ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी कैसे करना है। जो ये मार्केट का डायनेमिक्स है, अगर 70% हम डिपेंड है बाहर के देशों पे जो पैदा हो रहा है उसकी कीमतों पे, इंटरनेशनल मार्केट्स पे, तो हम लोग तो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। अब इसके दो रास्ते हैं। ये होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो भारतीय जो तेलीय फसलें हैं उसको हम लोग बढ़ाएं, पाम ऑयल को प्रोत्साहन दें, मस्टर्ड के लिए स्पेशल पैकेज लाएं कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और धान को छोड़ के लोग मस्टर्ड लें। सोयाबीन जैसी फसलें हमारे यहाँ पे सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छी होती है, उस दिशा में काम करें। पिछले 20 सालों से प्रोडक्टिविटी 1 टन पर हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, पोटेंशियल है 3 टन तक होने का। एक्सटेंशन पे काम करें, नई नई वेराइटीज़ पे काम करें, जो तकनीकी का काम चल रहा है। इसके अलावा जो करना है इंटरनेशनल डायनेमिक्स पे, तो हम लोगों को थोड़ा सा मैनेजमेंट का जरूरत है। तय बात है कि जो सरकारी पॉलिसीज हैं, जो ड्यूटीज अलग अलग लेवल पे तय होती हैं, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं। अब कहीं पे अर्जेंटीना में बारिश अच्छी हुई या खराब हुई, इससे मार्केट के रेट पे फर्क पड़ता है। तो ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें कि 5 पिलर्स रहेंगे। एग्जिस्टिंग जो हम लोग का जो तेलीय फसलें हैं उसका प्रोटेक्शन बढ़ाना है जी, एकरेज बढ़ाना है जी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, और इंटरनेशनल मार्केट्स के अनुसार हमारे को प्राइसिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बैलेंस करना है। ये बहुत ठीक बात आपने कही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमने जो हमारी थीम है कि इंपोर्ट टेंशन का किचन कनेक्शन। सिराज जी, अब सर बड़ा सवाल यह है कि हाल के दिनों में जो तेलों के दाम बढ़े, बहुत दाम बढ़ गए, और इसको लेकर बहुत सारे कदम भी सरकार ने उठाए, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की, और भी तमाम तरह के उपाय यहाँ पर किए गए। उसका असर कुछ हुआ भी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि और कंज्यूमर को राहत देने के लिए खाने के तेल की कीमतों में आपके हिसाब से और क्या कुछ कदम सरकार के पास बचे हैं उठाने के लिए, जो सरकार को उठाने चाहिए ताकि और राहत मिल पाए खाने के तेल की बढ़ती कीमतों में? देखिए, साउथ इंडिया की स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से खाने का तेल और दालें पिछले कई सालों में, यानी कि कोरोना आने से पहले भी दी जाती रही हैं। तो इन राज्यों की राज्य सरकारें अपने फंड से, भारत सरकार के फंड से नहीं बल्कि अपने फंड से सब्सिडाइज करके ये तेल बांटती हैं। अच्छा। और वो राशन की दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बड़े बड़े जो राज्य उत्तर भारत में हैं, इनके लिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये महंगा पड़ता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और राशन की दुकान तक पहुंचाना वगैरह वगैरह। तो उससे आसान तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, लेकिन उसके लिए सरकार के पास राशन कार्ड होल्डर्स का डेटा होना चाहिए। वो डेटा नहीं है आज की तारीख में, तो वो डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेटा कलेक्ट करे भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके, जिससे कि जब आज खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, कल किसी और चीज के दाम बढ़ सकते हैं, परसों कुछ और हमें सहायता देने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब हमने इतनी अच्छी जैम ट्रिनिटी बनाई है तो उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा अगर आपके पास पूरा होगा तो आप प्रॉपर तरीके से फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। मेहता जी, आपने
अब तक जो उपाय नहीं बताए हैं, जो आपने छुपा के रखे हैं दाम कम करने के, आज बता दीजिए सर, क्योंकि आपके बताने के बाद कुछ और राहत मिल जाए कंज्यूमर को तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बताएं, आपने जो 2-3 उपाय अब तक छुपा के रखे हैं, क्या होने चाहिए? नहीं, एक तो जो सिराज हुसैन साहब ने भी बताया, पीडीएस एक ही अभी इमीडिएट राहत दे सकती है। 30 से 40 रुपया सस्ता तेल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर दे सकती है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस कर दिया है कि भाई पीडीएस में अभी मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल देना है, और आज टेंडर भी फ्लोट कर दिया है उन लोग ने। तेलंगाना ने भी किया है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है खुद अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों मिलके सब्सिडाइज करके पीडीएस में दे। पीडीएस में देगा तो एटलीस्ट लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उनको राहत मिल जाएगी। तो वो एक जरूरी है। दूसरा, जो सोयाबीन का क्रॉप इतना बड़ा है, 12 मिलियन 120 लाख का क्रॉप है, और क्यों मार्केट नहीं हो रहा है? किसान सोचता है कि भाई लास्ट ईयर 100 रुपए का किलो पे मिला था तो ऐसा भी अच्छा मिलेगा, तो एरा ऑयल काफी स्लो कर दिए, बेच नहीं रहा है वो, अपना होल्ड किसान पकड़ के बैठा है। उनको ऐसा लगता है, आज देखो लास्ट एक वीक में 5,400 से 6,100 रुपया क्विंटल पे होगा, 800 रुपया बढ़ गया। खाली एक हफ्ते में 800 रुपया सोयाबीन का बढ़ गया है। तो वो भी एक है इसके वजह से। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये प्राइस में अगर इंडस्ट्री माल लेती है, ठीक बात है, तो उसको डिस्पैरिटी होती है। नहीं तो उसके लिए एक और भी एक नया अभी जो सुन रहा है हम, जी पोल्ट्री फीड एसोसिएशन ने हाँ, एक डिमांड की कि भाई सोयाबीन मील आप मार्च तक अलाउ कर दे इम्पोर्ट। हाँ, ठीक बात। तो वो एक अगर गवर्नमेंट भी वो सोच रही है कि इसके दाम कम करने के लिए, सोयाबीन के दाम करने के लिए, और स्पेकुलेटिव जो चल रहा है मार्केट में उसको कम करने के शायद वो करेंगे तो यहाँ सोयाबीन के दाम दब सकते हैं। ओके, दूसरा जो एक फॉरवर्ड, एक सेकंड, फॉरवर्ड मार्केट जो फ्यूचर ट्रेडिंग में चल रहा है, जो मार्जिन है वो मार्जिन कम कर देना चाहिए। डेली मार्जिन जो रहता है 6% का मार्जिन है, वो कम कर 1 या 2% कर दे तो वॉलेटिलिटी कम करो। अच्छा, ठीक है। वी आर फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग के सपोर्ट में है। हाँ, लेकिन मार्जिन आप चाहते हैं कुछ कम हो जाए, ये सुझाव आपकी तरफ से है। जो 6% है, जी 4 से 6% के 1 या 2% कर दीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्जिन कम करके भी इस उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। वक्त कम है सर, आखिरी सवाल मोटवानी जी आपसे, कि आपके पास कोई एक ऐसा उपाय हो जो आप बताना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुभव के आधार पर कि इंडिया में भी पॉसिबल है, जिसके जरिए कुछ और दाम खाने के तेल के कम हो सकते हैं? मोटवानी जी। मुझे लगता है कि एकदम से सीधा तो जवाब नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम लोग हमारे पास जो उपलब्ध जो ऑयल्स हैं उसकी बात करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। आप सब्सिडी पे देना या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में हमें सोचना पड़ेगा कंज्यूमर्स का भी और प्रोड्यूसर्स का भी, किसानों का भी। हम जब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मस्टर्ड उगाओ, मूंगफली उगाओ, सोयाबीन उगाओ, तो उसका रेट भी तो उस तरह से देखना रहेगा, नेशनल मार्केट से कम्पीट करें। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सुरेश मोटवानी जी आपका, मेहता जी आपका, और सिराज हुसैन जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इंपोर्ट हुआ है, जिसको लेकर ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि दाम कम करने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस पर बातचीत करने के लिए आप तीनों का।